हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोड। हस्ब मामूल मेरा नाम उजैर यूनुस है और मेरे साथ अंबर रहीम शमसी मौजूद हैं कराची से। पैक्ड एजेंडा है। आज हम बात करेंगे जिले शाह के मर्डर और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अफसोसनाक वाक़या हुआ लाहौर में, और एज एक्सपेक्टेड उस पर दोनों तरफ से बयानात आए, सियासी जो है उसको रंग दिया गया, और अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कि असल में हुआ क्या। तो हम उस पर बात करेंगे द व्हाट डू वी नो सो फार। हम फिर उस पर बात करेंगे कि आज खान साहब ने एक रैली करनी थी लाहौर में, लेकिन एक बार फिर सेक्शन 144 पीएसएल की आड़ में लगा दिया गया लाहौर में, तो उन्होंने वो कैंसिल कर दी। एंड देन ऑफ कोर्स इस हफ्ते होली के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी में भी कुछ खबरें आई कि होली नहीं की जो सेलिब्रेशंस थी वो नहीं हो सकी। उस पर असल में सच्चाई क्या है, वी विल टॉक अबाउट दैट एंड मेक यू अवेयर ऑफ दैट एज वेल। एंड देन ऑफ कोर्स इस हफ्ते बड़ी खबर इंटरनेशनली कि चाइना ने मीडिएशन करा के सऊदी अरब और ईरान की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको रिजम्पशन की तरफ गामजन कर दिया है, तो उस पर भी बात करेंगे। और फिर हमारा फेवरेट टॉपिक, या मेरा फेवरेट टॉपिक, आईएमएफ, जहां एक बार फिर वजीर खजाना ने कहा है कि बहुत जल्द डील हो जाएगी। तो बहुत जल्द कब? बहुत जल्द। तो हम पर पैक्ड एजेंडा है। तो आज स्टार्ट करते हैं जिले शाह का मर्डर। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बिकॉज मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ के, कभी यास्मीन राशिद साहिबा का इंटरव्यू सुनते हैं तो कुछ और फैक्ट्स आते हैं, हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो कोई और फैक्ट्स आते हैं। हुआ क्या असल में? व्हाट डू वी नो सो फार? उजैर, सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंतहाई अफसोसनाक ये इनकी इनकी हम बात जो मौत पेश आई थी, और बहुत सारे लोग शहादत भी इसको कह रहे हैं इसलिए क्योंकि मासूम कारकुन इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा जानिसार, और मैं कहूंगी कि इस पूरी सियासी खेल में एक और मासूम जान चली गई। मेरे ख्याल में दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट ट्रेजेडी, एंड वन शुड आस्क वन सेल्फ वेदर इट्स वर्थ इट, बट एक खानदान पीछे सोगवार भी छोड़ जाते हैं, एंड अगेन फॉर व्हाट। और उस वक्त जब आपकी लाश पर इतनी इस हद तक सियासत हो कि जैसे आपने कहा हकायक क्या हुआ, ये हम वाजे तौर पर किस तरह से बताएं। एक तो ये एक थोड़ी सी जो एक मैं कहूंगी ऐसी इस किस्म की स्टोरी कत्ल की होती है, हम तवक्को करते हैं कि वाजे हम हकायक सामने आएंगे। ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसमें तहकीकात होती है, जिसमें फोरेंसिक्स भी होता है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे आई उसमें शामिल होता है, टाइमिंग, सीसीटीवी फुटेज, so there are some facts that we know, which I will lay before you, and some that are obviously disputed. चलें हम शुरू करते हैं। जिले शाह इमरान खान साहब के कारकुन, जिनको जब ये इन्होंने रैली निकाली थी 8 मार्च की, उनको गिरफ्तार किया गया और वैन में डाला गया। एक पीएनएन के रिपोर्टर हैं, इन्होंने वीडियो ली, उनसे बातचीत भी की, और ये तकरीबन मेरे ख्याल में 4:30 या 5 बजे का वक्त था। सो दैट इज द लास्ट टाइम दैट वी नो दैट ही वाज अलाइव। उसमें वाज़े तौर पर ये भी जो बहुत सारे लोग कह रहे थे, इमरान खान साहब ने एक वीडियो जो ट्वीट की थी वो जेल भरो तेरी की थी, लेकिन इस वीडियो से तो और उनकी गवाही से और उस वीडियो से, और टाइम स्टैम्प होता है जाहिर है, उससे जाहिर हो गया कि उस वक्त तक वो जिंदा थे। उसके बाद थिंग्स गेट अ लिटिल बिट मर्कियर। इतना इतना क्लियर है कि उस वैन को देखा गया था कोई 5:30 बजे। फिर कुछ जो गवाहान जो उनके साथ थे, उनका कहना है, उनका दावा है, उनका एतराफी बयान भी सामने आ गया, ऑल्दो आई वुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज इट वुड कुड बी कन्फेशन अंडर ड्यूरेस। तो जो 2-3 साथी थे उनका कहना था कि वॉशरूम जाने के लिए वो गाड़ी रुकी, जिले शाह ने एस्केप करने की कोशिश की और एक्सीडेंट में मारे गए। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव, जो ये पंजाब हुकूमत यानी कि निगरान हुकूमत और आईजी पंजाब, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी कहा गया। लेकिन here's where things get a little murkier as well। मैं कहूंगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें ब्लंट ट्रॉमा का जिक्र भी है, जिसमें लिवर लैसरेशन भी शामिल है, स्प्लीन लैसरेशन शामिल है, and torture marks allegedly, and again I'm not somebody who's a forensic, who can interpret these results, but that is what the report said। कुछ डॉक्टर्स भी इसकी confirmation दे रहे थे।
जिससे ये जाहिर होता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ टॉर्चर जरूर हुआ होगा, एंड इट सीम्स वेरी लाइकली गिवन द टाइम स्पैन और जो उस वक्त हालात थे, कशीदा हालात थे, पुलिस जिस मूड में थी, जिसको आपको जाहिर होता है कि जिस तरह से उन्होंने मार पिटाई की थी, शीशे तोड़े थे, और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था भरपूर, तो पुलिस उस मूड में जरूर थी. सो इट इज क्वाइट पॉसिबल. But did that torture actually eventually kill Zille, Zille Shah, as he's called? I wouldn't say कि मैं कमिट कर सकती हूँ कि कौन सही क्या गलत है. जो आईजी पंजाब उस्मान, मेरे ख्याल में डॉक्टर उस्मान उनका नाम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी भी साथ बैठे हुए थे. उनका दावा है कि हादसे के जरिए उनकी मौत वाकई हुई थी. और ये हादसा, एक आपको याद होगा कि जब ये पहले इसकी खबरें आई थी, एक वीडियो भी आई थी जिसमें दो लड़के, दो शख्स थे, वो उस वीडियो में नजर आ रहे थे. उनकी आवाज भी शायद है हादसा हादसा का कह रहे थे. Again, I'm not confirming this. I'm just presenting some of the facts that we know, and corroborating it a little. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएगी. उसमें जो एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वाजे तौर पर कोई एक आपको वीडियो तो नहीं है, बट यू कुड सी अ ब्लैक वीगो, जिसको बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि शायद ये किसी और की है, पुलिस की है, किसकी है. ऑब्वियसली एक नॉर्दर्न एरियाज टूरिज्म अथॉरिटी की वीगो लोग बिल्कुल पहले समझ रहे थे. बिल्कुल सो एसोसिएशन थी. बट ये कॉन्फर्मेशन हमें जरूर मिल गई है कि ये राजा शकील की थी, जो एक ओहदा उनके पास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में. और वो उन्होंने तस्दीक भी की है, उन्हीं की गाड़ी है. उनका दावा है कि उसकी लाश मिली थी और वो सीएमएच ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ड्राइवर भी साथ था, लेकिन वो नहीं लेकर जा सके. अब यहाँ अगेन थिंग्स गेट अ लिटिल मर्कियर. सो हमें हमें एक्सीडेंट की फुटेज हमारे पास नहीं है. सो वी डोंट नो whether there was an actual accident or not. दूसरी तरफ मैं कहूंगी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी एतराफ किया है कि उनको मालूम था कि वो ब्लैक वीगो किसकी है. और ये भी बताया गया कि राजा शकील चले गए थे जमान पार्क, इमरान खान साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनको थिंक 8:30 बजे अराउंड दैट टाइम बता दिया गया था कि ये वाकया हुआ है, ये ट्रेजेडी हुई है. और उनको मशवरा दिया गया था राजा शकील के ड्राइवर को कि आप अपना हुलिया बदल दें और यू विल बी फाइन. और बट दोज डॉक्टर ऑब्वियसली साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनको ये बात मालूम थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात शहरियों को, अपने सपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को नहीं बताई कि उन्हें मालूम था कि ये एंड काली गाड़ी किसकी दैट्स अ है. वेरी की फैक्ट कि आपको मालूम था कि कौन सी गाड़ी किसके कौन लेकर गया था. एंड इट इजंट जस्ट एनीबॉडी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार हैं. सो आई थिंक दैट वाज अ की फैक्ट दैट वाज मिसिंग. अब उनका ये दावा था कि मैं सोशल मीडिया तो देखती नहीं हूँ और इसलिए मुझे नहीं पता क्या स्पेकुलेशन हो रही है इस ब्लैक वीगो के हवाले से, तो मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकती. लेकिन दैट्स अ वेरी की फैक्ट. सो दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू लीव इट, बिकॉज इस वक्त जो जाहिर है तहकीकात हो रही है. इमरान खान साहब ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है लाहौर हाई कोर्ट में. और इसके अलावा जाहिर है वो यही कह रहे हैं कि उनका कत्ल किया गया था, मावरा अदालत कत्ल जिसको कहते हैं, जिस टॉर्चर के जरिए होता है. बट आई डू थिंक दैट्स अ क्वेश्चन दैट आई विल लीव टू डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स रादर देन मेकिंग. मैं कहूंगी कि दोनों तरफ की कहानियों में there are holes and gaps. It is possible, and the conclusion that we can draw here is it could have been that he was tortured and killed. It could also be that he was beaten up and he was killed in an accident. और ये भी हो सकता है कि सिर्फ accident हो. But I think that the injuries do indicate कि कुछ torture जरूर हुआ था. So I'm going to leave it there. इसमें अंबर, थैंक यू फॉर दैट, बाय द वे, फॉर लेइंग द फैक्ट्स. मेरे व्यू में एक नियर टर्म इशू है जिस पे हम बात करनी चाहिए, बट देयर इज ऑब्वियसली अ लॉन्गर टर्म इशू. नियर टर्म में मैं यहाँ वाशिंगटन में रहता हूँ, एंड आई रिमेंबर पेंडेमिक के थ्रू, ब्लैक लाइव्स मैटर, किलिंग ऑफ ब्लैक मैन स्पेशली इज अ वेरी कॉमन थिंग इन सिटीज लाइक वाशिंगटन, बाल्टीमोर, शिकागो एसेट्रा. और ऑब्वियसली इस पे प्रोटेस्ट भी बहुत होते हैं. सिविल राइट्स एडवोकेट्स कहते हैं कि अमेरिका में डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो लोगों को गोली चला के मार देते हैं, या कभी चोक लॉक करके मार देते हैं, कभी बेसिकली वो यू वुड डिफाइन एज टॉर्चर करके उनको मार दिया जाता है. और उस पर फिर अब बॉडी कैम इमेजेस भी होते हैं. इवन इन दो सर्कमस्टांसेस where there is largely independent oversight, there is largely a free judiciary where the cases go on. The criticism, even in America, rightfully so, is कि police gets away with it. तो Yes. इन चीज़ों में ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पुलिस वायलेंस इज अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी बिग सोशल इशू,
डिस्पाइट इयर्स ऑफ एडवोकेसी बड़ा मुश्किल काम होता है एसरटेन करना कि कैसे कोई शख्स मारा गया। और जब एसरटेन किया भी जाता है तो बड़ी अब जाके तब्दीली आई है थोड़ी सी, जहां पुलिस वालों को सजा होती है या उनकी नौकरी चले जाती है। तो आई एम रेजिंग दिस पॉइंट क्योंकि पंजाब पुलिस की तो एक रेप्यूटेशन है पाकिस्तान में of being the thugs that they are. And I think that we have to do our analysis based on that fact that the Punjab police has a history of these tactics. And unfortunately, despite Khan Saab's promises to reform when he came into power, the Punjab police, he failed. Successive governments have not tried to reform the Punjab police. And this is just one more tragic incident coming out of that legacy of not reforming that institution. आखिरी Absolutely. I also remember जब बहुत वाज़ेह तौर पर जब साहिवाल की वो जो फैमिली थी जिनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इज नॉट द पुलिस, but I will say that they were protected by law enforcement and intelligence. वहां भी सजाएं नहीं हुई, चैलेंज करने का वादा किया गया था, the sentence that was given, I believe a few of them were actually given medals later for whatever other work. So the police will protect themselves. It's a hard one, and I think finding the facts in such a highly politicized atmosphere where everybody's had something at stake, as I said, that there are three possibilities. I'm not sure whether we're going to get the truth. या एंड आई थिंक दूसरा सियासी लेवल पे इसका एक और प्रॉब्लम ये है, एंड आई थिंक अगेन इस पे हमारी सिस्टम पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइड इवन इंस्टीट्यूशनल साइड पे उसकी कुछ वीकनेसेस हैं वो हमें नजर आती हैं। ऐसे इश्यूज के अंदर जिस तरह आप कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वेदर यू आर द आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और यू आर डॉक्टर यास्मीन राशिद, एवरी वर्ड मैटर्स। अब उस्मान साहब कहते हैं कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि टॉर्चर हुआ ही नहीं है बिल्कुल, हालांकि हमें पोस्टमार्टम से मालूम है और ये मैंने खुद डॉक्टरों से पूछा है, यू वी डोंट बाय दैट। तो जब आप एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो आम शहरी भी, आम इंसान भी, नॉट इवन अ स्पेशलिस्ट, वो थोड़ा सा पढ़ के कह देता है यार यूर BSing, इट रिड्यूसेस योर क्रेडिबिलिटी। On the flip side, if you're on the PTI side or on the political side, whether PDM or whatever, right? Dr. Anwar to is a police officer, he's an institutional role में है। सियासी रोल के अंदर भी जिस तरह आप टॉकिंग पॉइंट्स अपने ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं, शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसाइजिंग समथिंग दैट इज हेनस, इफ दैट इज व्हाट हैपेंड, एंड आई वुड बेट in this instance I would stand with the claim that the Punjab police overdid something that they shouldn't have because they have a history of that. The way you communicate is also very important, and the fact that PTI जैसी पार्टी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ बैठती हैं और उनको मालूम है कि वो गाड़ी किसकी थी लेकिन वो शेयर नहीं करती वो इन्फॉर्मेशन, also is wrong. And the most charitable explanation is कि उन्होंने अपने टॉकिंग पॉइंट्स ऑर्गेनाइज नहीं किए हुए थे और उन्होंने कह दिया और शायद वो भूल गई या उनको मालूम नहीं था स्पेकुलेशन क्या है। Even if I take her at her word, your strategy was wrong. And you need to, these are very delicate situation. It's a very delicate situation. It's a very delicate matter. An innocent man's life has been lost. And the least you can do is show some seriousness in the way you communicate, not only with your party and your supporters and the family of the victim, but also the general public in terms of saying, we are a serious party and we're going to do certain things to demand accountability here. Even though we know, even from the United States and other parts of the world, accountability is very hard in situations like this. Absolutely. और मैं I'm going to add a little bit. You're absolutely right. I think just because ये कोई आम सियासी मामला नहीं, किसी की जान गई है। दिलचस्प बात यह है कि उनके वालिद का भी he had also met with Imran Khan at Zaman Park, और उनका भी बयान सामने आया कि वो फिलहाल, and I think that was for somebody who's grieving, यानी कि वो जाहिर है सोगवार हैं, मुश्किल वक्त है, उनका ये कहना कि मुझे नहीं पता किसने किया, तो अभी मैं फिलहाल पुलिस यानी कि आईजी पुलिस और चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। तो मेरे ख्याल में दैट इज ये एक बड़ेपन का मुजाहिरा है, और ये नजर आता है कि आप वाकई इंसाफ के मुतलाशी हैं, आप ये नजर नहीं आता कि आप सियासत कर रहे हैं। फिर मैं कहूंगी कि इसमें पुलिस का किरदार आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। पंजाब पुलिस इज नोटोरियस एंड फॉर गुड रीजन। आई वांट टू आल्सो ऐड
कि ये जो FIR भी इन्होंने दर्ज की थी जिसमें इमरान खान साहब को नामजद किया था, FIR भी मुज़ैका खेज थी। और मेरा तो हमेशा इसमें वाजे बहुत मौक़िफ़ रहा है शुरू से। इससे पहले भी जब हमें नहीं पता था कि किसकी गाड़ी थी, क्या था, जब पहला दिन हुआ था कि आपने जिसके हाथ से कत्ल हुआ, चाहे हादसा हुआ, टॉर्चर की वजह से हो, उसका नाम डालने के इमरान खान साहब को नामजद कर दिया। एट द सेम टाइम आई विल आल्सो से कि इमरान खान पॉलिटिक्स, I respect the fact that he wants to take the streets. I respect the fact कि वो अपने मज़ाहमत करना चाहते हैं, अपनी आवाम की ताकत का मुजाहिरा करना चाहते हैं, उनको हक है। लेकिन it is getting deadly. His protests are getting deadly. इनकी जब इनको भी कातिलाना हमला इन पे भी किया गया, इनके और कारकुनान भी, उनको भी मारे गए उस दौरान जब वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। So I think there should be reconsideration on what is the best method to do your politics. I mean, I just want to say that this is something for ये जो निगरान हुकूमत है, जिसकी जानिबदारी पे सवाल और जायज सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद तो यही होता है ना कि इंतखाबात हों। और दूसरी तरफ कि अगर आपके एहतजाज जिसमें आप खुद शामिल ना हो, गो के आज उन्होंने शामिल होना था, कल भी वो कह रहे हैं कि वो लीड करेंगे, अभी तक ना हो और आपके कारकुनान जाने दे रहे हैं, तो फिर आप किस किस्म की सियासी जमात है? वही एक कल्ट है जिस पे आप लोग इल्जाम लगाते हैं। इस पे ऑब्वियसली दैट्स अ गुड पिवट टू द पार्ट के सेक्शन 144 एक बार फिर जो है लगा दिया गया, और सेक्शन 144 लगा दिया गया टू स्टॉप खान साहब फ्रॉम हिज रैली आज इतवार के दिन, और उन्होंने फिर उसको कैंसिल कर दिया। बट आई काइंड ऑफ डिसएग्री विथ यू अंबर इन द फैक्ट दैट ही शुड रिकंसिडर द प्रोटेस्ट। दैट्स देयर राइट। पीटीआई कोई I मुसल्ला don't say. Yeah, पीटीआई go on. कोई Sorry, मुस्लिम पार्टी नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है। अगर वो तोड़ फोड़ करते हैं अपने प्रोटेस्ट के दौरान, तो आप पर्चे काटें, उनको उनको जो है केस उन पे चलाएं। लेकिन प्रीएम्प्टिवली ये कह देना कि जी पीएसएल चल रहा है तो आप नहीं करें, और आप अगर करेंगे तो फिर हम डंडे मारेंगे, आपकी गाड़ियों के शीशे तोड़ेंगे, जैसे कोई हम पार्टी हैं इस सिचुएशन के अंदर। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट आमिर मीर साहब, जो कि हामिद मीर के भाई हैं, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब में। उनके आप अगर इंटरव्यूज देखें और उनकी सिर्फ टोन पे अटेंशन पे करें, एंड द वे ही इज रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस, बड़ा एविडेंट नजर आता है कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि एक पार्टी को इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि they're considered polarizing, they're considered as if they're lying, they're considered as if they're seeking some sort of violence and destabilization of the country. तो ये एक अजीब सा मामला है। एंड ऑफ कोर्स कनेक्टेड टू दैट इज कि अब ईसीपी ने बुलाया लोगों को, आईएसआई, काउंटर टेरर डिपार्टमेंट वगैरह को, और वो सब ये कहने लग गए हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी खराब है, which again is a bit weird to me. And you've covered elections in Pakistan, and historically 2008 में इलेक्शन हुए, इससे बुरी सिचुएशन थी, 13 में इससे बुरी सिचुएशन थी, 18 में बेहतर सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी इश्यूज थे, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कराची। तो जब उस वक्त इलेक्शन हो सकते थे, तो इस वक्त कौन सी ऐसी बला आ गई है मुल्क के अंदर के इलेक्शन नहीं हो सकते? तो आई थिंक दिस इज ऑल, द वे आई रीड इट इज बेसिकली ऑल बीइंग सेट अप, जो है ना, रेसिपी, खिचड़ी बनाने के इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं कि किसी तरह हम जो हैं इलेक्शन को डिले करवा दें, क्योंकि दैट्स व्हाट वी वांट। एंड आई थिंक द पार्टिजनशिप ऑन डिस्प्ले बाय द केयरटेकर गवर्नमेंट इज जस्ट मोर एविडेंस इन दैट। Okay, so I'm going to say that what I meant reconsider the way you do protests. I do think given that he's had one assassination attempt on him, इमरान खान साहब, और बेनजीर भुट्टो साहिबा पर भी बहुत ज्यादा उनके अक्टूबर में हुई थी, और फिर उसके बाद दिसंबर में उनको मार दिया गया था, तो ये खतरा बिल्कुल मौजूद है। I'm not saying he should stop his rallies, he should stop his protests. मैं ये कह रही हूँ कि reconsider how to do them. Too many people's lives are being lost here. मेरा बिल्कुल इसमें मैं इत्तफाक करती हूँ कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, उन्होंने जानिबदारी का मुजाहिरा किया है। पीएसएल का बहाना ही लगता है, ठीक है, पीएसएल हो रहा है, नहीं करनी चाहिए, तो फिर आपको पुलिस तो खैर बिल्कुल उसकी क्रेडिबिलिटी तो जीरो हो गई है। तो हाउ डू यू इंश्योर कि एक डेमोक्रेटिक राइट है एक सियासी जमात का कि वो रैलीज करें, एहतजाज करें, और उनको वो एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा।
लास्ट मिनट पे ये सेक्शन 144 नाफिज कर देते हैं जब मार्च 8 भी था. आई मीन यू कुड आल्सो आस्क क्वेश्चन के तहरीक इंसाफ ने और मार्च के दिन ही क्यों किया, बट दैट डजंट मैटर, दे स्टिल हैव अ राइट टू होल्ड द रैलीज, राइट? What is preventing you? So I would say that my question here is, can those be done differently, in the sense कि should Imran Khan need them a little more? Because the sense that I'm getting here is that people aren't your primary responsibility as a state, which is the police, as a caretaker government, to ensure that people have an equal opportunity to conduct their protests and their rallies. And Imran Khan has called this an election rally. But you also have a responsibility towards your workers as a political party as well, their safety and security, their participation in your rallies. So, I'm going to leave it at that. I would also say कि ये मुझे बिल्कुल, I mean 2013 में तो आपको, I was covering the elections, मुझे अभी मैं पेशावर में थी, खैबर पख्तूनख्वा में कर रही थी, एनपी के साथ बात कर रही थी, वो किस तरीके से उनके एक एक चुन चुन के लोग मारे गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग चुन चुन के मारे जा रहे थे, वो किस तरह से छुप छुप के अपने कंडक्ट करते थे, अपने कॉर्नर मीटिंग्स करते थे. वो तो इस किस्म की बड़ी, जैसे इमरान खान साहब कर पाते, जल्द से जुलूस कर भी नहीं पाते थे. वो हालात है, हर रोज कोई एक ना कोई धमाका होता था. ये हालात है. 2018 में हालात बेहतर थे, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से बिलोर साहब को मारा गया था. तो आई मीन दैट्स, आई डोंट थिंक दैट्स एन एक्सक्यूज. इलेक्शन शेड्यूल पंजाब का जारी हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा का अभी तक नहीं हुआ. और अभी भी आप देखें कि जो इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात हुई थी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक बार फिर उन्होंने भी ताखीर अवॉइड कर रहे हैं. ये आखिरी मिनट तक इसलिए अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज दे रियली डू वांट टू अवॉइड द इलेक्शन. और दैट्स नॉट ऑन, क्योंकि आप अपने आइन और कानून के मुताबिक ही चलना होता है, अपनी मर्जी नहीं करनी होती. I'm just going to end it there. बिल्कुल। और आगे चलते हैं अंबर, एक और स्टोरी इस हफ्ते जिसने कंफ्यूजन का शिकार किया हम सबको, एटलीस्ट मुझे, वो होली की सेलिब्रेशंस थी पंजाब यूनिवर्सिटी में. स्टोरी भी चली, फिर बाद में मालूम हुआ द सिचुएशन वाज अ बिट डिफरेंट, इट वाजंट एग्जैक्टली कि होली करने से रोका गया. और फिर कराची यूनिवर्सिटी में भी कुछ हुआ. पंजाब यूनिवर्सिटी का मैंने, क्योंकि हमारे दोस्त भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त शो करते हैं, ज़रार खोड़ो वसतुल्ला खान साहब, उनके शो ज़रा हटके पे उन्होंने कवरेज भी दी विद द रिपोर्टर कि पंजाब में हुआ क्या. तो द इशू, रियल इशू वाज कि परमिशन वाज गिवन, दे वर हैविंग देयर सेलिब्रेशंस, लेकिन उसके साथ कोई सिंधी काउंसिल के लोगों ने कहा कि कहीं और जाके सेलिब्रेट करते हैं, और उससे जो है वो एक तरह से झड़प हुई एंड इट वाज अगेंस्ट द परमिशन. तो ऐसा नहीं था कि होली सेलिब्रेट करने से रोका गया. देयर वाज अ प्लेस, अ टाइम designated and that was ongoing, but then it entered into the realm of, again हम polarized माशरे में इस तरह रह रहे हैं कि it entered the realm of political issues, in terms of other challenges that were there on the Punjab University campus, and those two fused together और लोग समझे कि होली करने से रोका गया लोगों को. For those who want to get the full report on that, मैंने लिंक भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में उस शो का जहां रिपोर्टर इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग दैट हैपेंड. बट अंबर, कराची यूनिवर्सिटी वाला इशू थोड़ा कंफ्यूजिंग था, एंड आई नो यू फाउंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ओवर देयर. तो वो जरा शेयर करें कि पंजाब का तो हमें पता चल गया कि इट वाजंट एग्जैक्टली रिलेटेड टू होली. व्हाट हैपेंड इन कराची यूनिवर्सिटी ऑन होली? ओके, सो कराची यूनिवर्सिटी में भी कुछ एक्चुअली मिलता जुलता वाक़या है. ऐसा है कि कुछ जाहिर है, जब जिस दिन होली मनाई जा रही थी, उस वक्त दो सेपरेट इवेंट्स थे. एक मजहबी जमातें थी, या मजहबी तंजीमें थी स्टूडेंट्स की, उनका एक सेपरेट इवेंट हो रहा था. और एक जो हिंदू बिरादरी या हिंदू जो स्टूडेंट्स थे, उनका भी होली का इवेंट हो रहा था. व्हाट हैपेंड वाज कि कुछ मिलता जुलता था. जहां इजाजत का मसला था, ये होली मनाने उसी जगह चले गए, उसके करीब चले गए जहां ये मजहबी तंजीमों का इवेंट भी हो रहा था. वहां तल्ख कलामी हुई थी, और तल्ख कलामी के बाद गार्ड्स आ गए थे यूनिवर्सिटी के, और उनको सेपरेट कर दिया गया था. बाद में एक वीडियो बयान भी सामने आया था जिसमें जो हिंदू स्टूडेंट्स थे वो दावा कर रहे थे कि लड़कियों को हरासा किया गया था जो होली मना रही थी, और साथ साथ जो मेल स्टूडेंट्स थे जो होली मना रहे थे उनको मारा पीटा भी. उसके लिए एक लेटर लिखा गया, सो दैट इंक्वायरी हैज बीन कॉल्ड इन कराची यूनिवर्सिटी. जो मेरी रिपोर्टर से बात हुई थी ना, शाउट आउट टू द न्यूज़ के रिपोर्टर, एजुकेशन रिपोर्टर, जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, वो नोटिफिकेशंस और वो खत भी भेजा कि द यूनिवर्सिटी हैज एक
जो representation है the inquiry committee looks fair, which is कि आपकी लॉ डिपार्टमेंट से representation है, आपकी एक MPA है शामिल है, सिंध की असेंबली की वो भी शामिल है उसमें, और साथ साथ आपके एक हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले टीचर भी शामिल है. And obviously we'll know when this comes through. But I do think that again it tells you, it reminds me कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो इस वक्त तशद्दुद हुआ था उससे कबल, उससे भी कुछ मुझे लगता है कि वो जो अंडरकरेंट्स हैं बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स वो यहाँ भी एक उजागर हो रहे थे. पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने कहा, यहाँ भी आपको देखे मजहबी जो स्टूडेंट्स की तंजीमें थी वो शामिल थी. as वो clash, I would say इसमें तल्ख कलामी ज्यादा थी, but the clash was with the Sindhi group and the Hindu group. हिंदू जाहिर है कमजोर तबके से उनका ताल्लुक भी होता है, उनको थोड़ी सी लीवे मेरी नजर में ज्यादा देनी चाहिए, but it's kind of inevitable when you have ये कोएग्जिस्ट करना इतना मुश्किल हो गया है, इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है. So that's the story here. कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने 80 जो असातिज़ा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको तो एक्सपेल भी कर दिया था on the basis of the violence. So it's violence everywhere. We talked about it last week. यहाँ हम देख रहे हैं कि ये you see those tensions becoming more stark, resulting in this kind of violence in universities as well. So one hopes that it stays under control, but again, I think these events, as you said, यूनिवर्सिटी हो, लाहौर की सड़क हो, पाकिस्तान की पार्लियामान हो, या एलीट ड्राइंग रूम्स हो जहाँ क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डिवाइड आ गया. These are all linked to the broader political crisis and economic crisis in Pakistan, which brings us to our favorite topic related to that, IMF. आज की स्टोरी फिर आई कि इस हफ्ते जो है IMF की डील हो जाएगी. तो इससे पहले कि आप मुझसे सवाल पूछें अंबर, मैं सिर्फ इतना सा कह देता हूँ कि इतना तंग तो दर्जी जो है वो ईद से पहले नहीं करता जितना डार साहब तंग कर रहे हैं कि जी आज तैयार हैं कपड़े, कल हो जाएंगे. एंड अगेन दिस इज नॉट इससे पहले के लोग जेंडर्ड बात कर रहे हो. मुझे याद है पाकिस्तान में कुर्ता शलवार जो है ईद की चांद रात से पहले लेना दर्जी से एक अजाब होता था. तो मुझे लगता है कि इसहाक डार साहब जो है ना वो दर्जी बन चुके हैं अब, और दर्जियों की तरह कहना इस हफ्ते बस हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आ जाएं, कल आ जाएं, परसों आ जाएं. तो यही लग रहा है कि वो उन्होंने ईद की जो दर्जी वाली वाइब्स हैं वो शुरू कर दी हैं अब. इसीलिए कहते हैं उजैर कि अब तो रेडीमेड कपड़ों का जमाना है. दर्जी दर्जी पे इन्हिसारी ना करे. जब पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर दर्जी की जरूरत नहीं होगी. दर्जी मैं सवाल करना चाहती हूँ आपके लिए, दर्जी इसहाक डार है या IMF है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो शिकायत की है कि कुछ तो लग रहा है कि कुछ इंतकाम ले रहे हैं, कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, मसला क्या है? वो तो ऐसे ही लग रहा है कि वो समझते हैं कि दर्जी IMF है. नहीं, दर्जी बिल्कुल IMF नहीं है, और दर्जी जो है वो पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो कि डील नहीं कर पा रही. और अंबर, अगेन रिलेटेड टू दिस, जस्ट बिकॉज वी बीन टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर IMF, तो इस हफ्ते मैंने एक दो लोगों से और बात की, तो मैंने कहा कि असल समझे तो कि स्ट्रक्चरली मसला कितना डीप है. तो आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और पाकिस्तानी हुकूमत की एक ऑफिस होती है जिससे कहा जाता है डेट मैनेजमेंट ऑफिस. वो डेट मैनेजमेंट ऑफिस जो है is basically the central, should be the central point जहां पाकिस्तान के कितने कर्जे हैं, अदायगियां कब होनी है, कैसे होना है. तो मालूम इस हफ्ते मुझे ये हुआ अंबर कि पहली बात तो उस डेट मैनेजमेंट ऑफिस का कई महीनों से, शायद साल से ऊपर हो गया, जो है वो हेड ही नहीं था डेट मैनेजमेंट ऑफिस में. इट्स बेसिकली एन एम्प्टी ऑफिस. और जब वो ऑफिस में थोड़ा बहुत आते भी हैं लोग काम करने के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है. कितने अरसे से खाली था? महीने हो गए. अब एक एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मिल सका, बट इसेंशली अब मेरे ख्याल में जाके उन्होंने हेड लगाया है. लेकिन उससे पहले हेड नहीं था उस ऑफिस का. एंड रूटीनली उस ऑफिस के अंदर मसला ये रहता है कि आप जब लोगों को लाते हैं हु अंडरस्टैंड डेट मार्केट इश्यूज एक्सेट्रा, किस तरह कर्जे लिए जाते हैं, किस तरह उनकी अदायगियां होनी है, स्ट्रक्चर किस तरह किया जाता है, तो वो कुछ महीने बाद छोड़ के बैंकिंग सेक्टर पे चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो हुकूमत पाकिस्तान है वो इतनी ज़्यादा उनको सैलरी और पर्क्स वगैरह नहीं देती जितनी आपको प्राइवेट मार्केट में मिलती है, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग ऑन द सॉवरेन डेट साइड. तो ये एक परपेचुअल क्राइसिस में रहती है ये ऑफिस. तो मैंने उनसे पूछा कि अब इसका इम्पैक्ट क्या है. तो जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने समझाया इसका इम्पैक्ट ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है
उसको खुद पूरा नहीं मालूम कि उसने कितने कर्जे लिए हुए हैं और उन कर्जों की अदायगियां कब होनी है. दीज आर बोथ ऑन द सॉवरेन साइड एंड स्पेशली ऑन द कंटिजेंट लायबिलिटी साइड, जिसे हम क्वाजा सॉवरेन डेट कहते हैं. तो मैंने पूछा फिर पता कैसे चलता है? वो कहते हैं ये आईएमएफ से पूछते हैं. और फिर क्योंकि जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं डिजिटाइज भी नहीं है हमारी तरफ, तो हमें फिर ढूंढने पड़ते हैं सारी चीजें. So that's the example, just one example that I found out this week about how a country of 230 plus million people in a debt crisis does not have an effective debt management office. And if you don't have an effective debt management office, how are you going to plan how much money you need and how and from where? And I think I just want to weigh in very quickly here. I still remember जब खान साहब की हुकूमत थी और अब जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है डॉक्टर आयशा पाशा, हफीज पाशा की जो हिज वाइफ, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बात की थी कि पाकिस्तान का इस वक्त डेट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, बट आई गेस शी इज आल्सो अनएबल टू डू व्हाट शी वाज प्रॉमिसिंग और थॉट शुड बी डन. क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास लोग होते इस ऑफिस में who had been tracking the debt, understood the debt, were had a working relationship with the IMF, तो वो जो ब्रिज भी होता है बिटवीन फाइनेंस मिनिस्टर्स, मेरे ख्याल में that would have been a smoother transition as well. आई एग्री. एंड इनफैक्ट डॉक्टर पाशा छुट्टियों पे चली गई हैं 3 हफ्तों के लिए. आई थिंक 2 हफ्ते वही तो तंग हो आ गए गई. उनकी छुट्टियों को. अब वो पता नहीं क्यों गई हैं, लेकिन अगेन स्पेक्यूलेशन तो यही हो सकती है कि वो भी दर्जी से तंग आ गए. उन्होंने कहा मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ, आप जानो, वो भी आपका वो भी काम जाने. वो भी री इमेजिनिंग पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाली है. मुझे लगता है कि अगले सेमिनार में जो है मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ वो भी बैठी होंगी. जिस तरह हालात चल रहे हैं, चलें इस पे भी बात करते रहेंगे. इंटरनेशनल बिग न्यूज अंबर, ईरान सऊदी थॉ. खान साहब ने आज उस पर ट्वीट भी की कि हम चाइना का गुड, कंग्रेचुलेशंस चाइना, वी ट्राई टू प्ले दिस रोल एज वेल. कुछ मेरे इंसाफियन दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि ये देखें हमने शुरुआत की थी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और ये हो गया काम. इट्स अ ह्यूज स्टोरी ओवरऑल, आई थिंक, इन द सेंस के And I एनीथिंग would दैट. say that, yeah, and I just want to say huge story, but I have to say कि I feel like it hasn't gotten the attention in the Western press as much as I expected. आई डोंट नो. मेरे हम एटलीस्ट इन डीसी, द सर्कल्स वी टॉक अबाउट, जैसे कल रात को वी वर हैविंग डिनर, तो या दोस्तों से जब मिलते हैं तो वी ऑल हैव बीन फोकस्ड ऑन दिस स्टोरी. मीडिया में भी कवरेज हुई. आई थिंक इसके अंदर दो चीजें हैं. एक तो ये कि obviously it's a coup for China to show that it diplomatically has heft in the region and it can do these things that historically अमेरिका करता था ये चीजें इस रीजन के अंदर. लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि रिजम्पशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस डज नॉट मीन कि जो सऊदी अरब और ईरान की राइवलरी है, जो कि एक आइडियोलॉजिकल राइवलरी है इस वक्त रीजन के अंदर, वो ख़त्म हो गई या उसमें कमी आएगी. इनफैक्ट ये इश्यूज चलते रहेंगे. और सऊदी अरेबिया ने इन पर्टिकुलर बड़ी ज़बरदस्त जो है फॉरेन पॉलिसी का मुजाहरा किया है. क्योंकि अगर आपको याद हो, इस स्टोरी के 2 दिन आने से पहले बात हो रही थी कि सऊदी अरब अमेरिका से बातचीत कर रहा है कि इसराइल से ताल्लुकात बेहतर होने हैं तो किस टर्म्स पे और उनको क्या गारंटीज चाहिए. तो अब उन्होंने दोनों Because we have तरफ to की गेम remember that खेली है. Saudi Arabia, just as a reminder, did not become a part of Trump के दौर में जो Abraham Accords थे, जिसमें resumption of normalized ties with Israel. So, बाकी जो मशरक़ वस्ता की ममालिक थे उसमें शामिल थे. So Saudi Arabia was not a part of it. बिल्कुल. एंड they've opened the airspace to Israeli flights. वो इसराइलियों को समझा रहे हैं कि हम चाहते हैं आगे बढ़े बात, लेकिन कुछ फ़लस्तीन के इशू पे कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए that allows them the space to move on this direction. तो आई थिंक सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी या बिल्कुल गल्फ स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इसमें एमिरेट्स और कतर भी शामिल हैं, बड़ी ज़बरदस्त रही है कि वो दोनों तरफ से जो है आगे चल रहे हैं. एक तरफ जहां चीन के थ्रू ईरान से बात हो सकती है, कुछ इश्यूज नियर टर्म में रिजॉल्व हो सकते हैं तो वो करें. लेकिन उसके साथ साथ पीछे इसराइल के साथ रिलेशनशिप रिकंसिडर करना, रीजनल रीअलाइनमेंट्स को देखना, ये सब जो है वो भी चल रहा है. तो आई थिंक इट्स अ बिग इवेंट इन द रीजन एंड अ लॉट मोर टू कम, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग इज दैट देयर इज टॉक गोइंग ऑन कि एब्राहम अकॉर्ड्स के बाद अगला प्रोग्रेस जो है वो कैसे हो. एंड अगेन पार्ट ऑफ दैट लिंक्स टू Israel and Saudi Arabia and some level of normalization or finalization of how they will interact as two sovereign countries with one another. Yeah, and I think just speaking on Pakistan and the broader implications, just to point out कि
जो ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग है, ह्यूमन राइट्स कैटास्ट्रोफी कई सालों से चल रही है। आपको याद होगा अरब स्प्रिंग के बाद हुथीज को सपोर्ट कर रहे थे ईरान और सऊदी अरेबिया वाज सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, and that has led to hunger and death on a wide scale in Yemen. वहां बातचीत हो रही है कि उस पे भी कुछ शायद जंगबंदी की बात हो रही हो। दूसरी तरफ और repercussions आपको शाम में नजर आते हैं, लेबनान में नजर आते हैं। Iraq was pretty instrumental in this as well and has been trying to get them to talk and come together. As much as it's a coup for China, I'm just thinking broadly. China obviously needs oil and energy. It can get that from both Saudi Arabia and Iran. And I'm also thinking it has Russia in its pocket as well, because Russia really needs China at the moment in order to keep its war in Ukraine going. Um, uh, and I think it is a good development in terms of Pakistan. मैं कहूंगी कि पाकिस्तान में फिरका वारियत जो हमें कई सालों तक नजर आती रही, लेकिन इस वक्त थमी हुई है, कभी कभी फ्लेयर अप हो जाती है, क्योंकि जाहिर है वो नेटवर्क्स यहाँ मौजूद हैं, किस लीने की तरफ मदारिस वगैरह हैं, बट इट मेक्स पाकिस्तान चॉइस इजियर। ज़ाहिर ईरान हमारे हमसाए हैं, सऊदी अरेबिया हैज बीन सपोर्टर, होल्डर ऑफ एग्जाइल्ड पॉलिटिकल लीडर्स, पैसे देते रहे, सरमायाकारी की बात बार बार चलती रही है। So I think it's a good development. It makes it easier for Pakistan, that's already juggling quite a lot, to have a little less to juggle on the diplomatic front. Just पे मैं कहूंगी कि I think just for a little more context, because obviously we have a limited time as well. Shekhar Gupta, जो print के editor भी रहे हैं, done a very interesting piece on India's diplomatic jalebi, which actually brings in all these factors. इस वक्त जो आपको multi blocks, जो different blocks नजर आ रहे हैं इस वक्त, with China in bringing together Iran and Saudi Arabia, helping out the Russians, you can see where China is going in terms of its energy needs as well. I mean, you can oil supply कहाँ से आता है? Saudi Arabia is important, Iran is an important source, and then Russia as well. But in terms of Pakistan, I would say कि while it helps us on the Saudi Arabia-Iran front, given our population, given our history, given our borders as well, it also we have to think about how to balance this situation, just in terms of the US as well, which we need desperately. So the US has been left out in the cold, I think. Yeah, it has been, and I think again, part of it also is on the US side के there are दो theaters हैं basically US-China rivalry के, right? Middle East, obviously, western part of the Indian Ocean, basically, जिसे हम कह सकते हैं, for energy access into China through Iran, Saudi, and potentially Pakistan via Gwadar as well. वहाँ obviously एक US की position रही है since the Obama administration that we're going to start looking east, to pivot to Asia, जिसे describe किया गया था. तो the US का एक strong foreign policy position internally in Washington, एक group रहा है कि disengage from the Middle East, because उसके जो protracted conflicts हैं that sucks us in and makes us pay less attention to the more important theater, which is the East Asian theater, जहां Australia, Japan, South Korea, Philippines, Indonesia, etc. are critical elements of American foreign policy and extending their national security interests over there. तो एक्टिविटी इस वक्त अंबर जो असल नजर आ रही है हमें, वो अमेरिका की नजर आ रही है ईस्ट एशिया पे, जहां हम ऑकस की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ डीपनिंग डिफेंस टाइज, जापान ने पूरी एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है व्हिच इज अनहेरल्डेड सिंस वर्ल्ड वॉर टू. साउथ कोरिया जापान की टॉक्स हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बियॉन्ड सम ऑफ द लेगेसी ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर. Philippines, the new Marcos government is embracing the United States even more closely now. तो अमेरिका का एक फोकस जो नजर एटलीस्ट मेरी नजर में आ रहा है, एंड वी मिस इट इन पाकिस्तान इन द डिस्कोर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट रिट लार्ज, क्योंकि हम ईस्ट एशिया की तरफ इतना ज्यादा नहीं देखते कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन असल एक्शन जो है अमेरिका का डिप्लोमेटिकली वो ईस्ट एशिया की तरफ नजर आ रहा है. एंड देन आई थिंक इन द बैकग्राउंड दे ट्राइंग टू फाइंड अ वे जहां जो है I2U2 जो चल रहा है उसकी एक्सटेंशन करके सऊदी इजराइल टाइज के ऊपर कोई बातचीत की जाए, बिकॉज देन ऑब्वियसली आल्सो क्रिएट्स मोर स्पेस फॉर अमेरिका टू सॉर्ट ऑफ लुक ईस्टवर्ड्स इवन मोर, क्योंकि इस रीजन के जो बड़े ममालिक हैं वो एज वी से इट इन पाकिस्तान सेम पेज पे आ गए. तो वो कोशिश चल रही है.
But we also have to bear in mind here right now कि सऊदी और इजराइल के साथ एक सेटलमेंट या इब्राहिम अकॉर्ड्स में उनको शामिल करने की जो कोशिश है, ये थोड़ी सी आड़े हाथ भी आएगी, क्योंकि इजराइल ने भी इस पे बहुत मजम्मत की थी, इस अग्रीमेंट पे या इस बातचीत पर, इस पेशरफ्त पर, क्योंकि जानी दुश्मन है ईरान भी, न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका उसके हवाले से भी, और वगैरह वगैरह. सो आई एम गोना पुट अ स्टॉप देयर. आई विश कि हम पाकिस्तान में थोड़े से स्टेबल होते, where there would have been a cold hard sort of view of what this could, the boon this could mean for Pakistan. I mean, Iran gas pipeline is you know one that could be revived, for instance. But at the moment, given कि हमें ये नहीं पता elections होंगे या नहीं, हुकूमत अब कौन सी होगी, इस साल होगी या नहीं होगी, I'm afraid we're going to lose any advantage that we could have gained from this. And I'm going to end it here. I fully agree. So let's move to winners and losers. अंबर, कौन जीता कौन हारा आपकी नजर में इस हफ्ते? विनर्स में आपको थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मुझे मालूम है आज आपने विनर भी सेलेक्ट किया है. इस दफा I'm gonna go with a winner this year, this week. और मैं कहूंगी कि मेरे लिए गैरी लिनेकर, जो एक फॉर्मर इंग्लिश फुटबॉलर हैं, and for many years has been hosting a show called Match of the Day on the BBC. He's a winner for me. It's a very interesting case. BBC is in big trouble. BBC के former जो controllers हैं, जो former इनके management है, वो भी काफी बयानात दे रही हैं. हुआ ये कि गैरी लिनेकर बहुत खुलकर जो मौजूदा इनकी हुकूमत है, जिसमें उन्होंने अपनी asylum policy जो पेश कर रहे हैं, which is essentially stop the boat, उसको कहते हैं, यानी कि जो ये अभी आपने देखा जैसे there was a boat that was going from Turkey to Italy, उसमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल थे, illegal immigration और स्मगलर्स, ह्यूमन स्मगलर्स के जरिए पहुंचने की कोशिश करते हैं यूरोप, तो उसको रोकने की कोशिश. And Gary Lineker's position very publicly on Twitter has been that this is absolutely wrong. He likened this, उन्होंने थोड़ा सा मवाजना किया था, हिटलर के साथ मवाजना किया था. So he took a very strong position. अब दिलचस्प बात यह है कि BBC के बहुत बहुत सख्त एडिटोरियल गाइडलाइंस हैं कि आप के जो भी सहाफ़ी आपके साथ मुंसलिक होते हैं, चाहे प्रोड्यूसर लेवल के हों, चाहे प्रेजेंटर हो, वो क्या ट्वीट कर सकते हैं, क्या पब्लिकली कह सकते हैं, सियासत से अपने या एक पोजीशन या ओपिनियन का इजहार से उनको रोका जाता है. क्योंकि मैं भी हिस्सा रही हूँ, मुझ पे भी ये लागू होते थे, हम बहुत एहतियात करते थे. गैरी लिनेकर के ये उनकी his position on this, उनका मौक़िफ़ यही है कि ये तो सिर्फ न्यूज़ और करंट अफेयर्स के जो BBC के साथ मुंसलिक होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, उन पर उसका इतलाक होता है, इन गाइडलाइंस का, ज़ाब्ता अखलाक का. मैं एक तो आई एम प्रेजेंटर फॉर अ स्पोर्ट्स शो, दूसरा मैं फ्रीलांसर हूँ, सो दोज डोंट अप्लाई टू मी. एंड आई थिंक इट्स sort of the debate right now is also कि if you see an injustice, and what is an injustice, should you speak your mind? BBC का एक ज़ाहिर रेपुटेशन है, उसकी कोशिश होती है कि गैर जानिबदारी का मुजाहरा हर तरीके से करे, सियासी राय से अपने आप को पाक रखे. जो लोग आते हैं अपने प्रोग्राम्स पे अपनी सियासी राय का इजहार करते हैं, that is theirs. But obviously the hosts, presenters, the reporters, anybody associated will be associated with the BBC. So it's a tricky one. I am on the side of speaking out, but is that freedom granted to somebody who's a freelancer? I think it should be all right. So BBC ने क्या किया, उनका प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया. I think my winner is not just him, but also the cast and crew of his show, जिन्होंने उन्होंने भी वॉक आउट कर दिया गैरी लिनेकर की सस्पेंशन मुअत्तली के हवाले से, और they've been trying to continue the program without him. और इस वक्त the BBC is in the sort of in a firestorm at the moment. That's a great winner, Amber. I have a loser this week to complement your winner, which is Silicon Valley Bank, and particularly Silicon Valley Tech Bros. For those of you who don't know, Silicon Valley Bank is a very dominant bank in Silicon Valley, goes by the name, जहाँ काफी सारे tech companies ने अपने funds रखे हुए थे, and the bank this past week unfolded. And was put in receivership, and basically it's done. And the US government guarantees through the FDIC depositors up to a certain amount. But obviously, if you're a startup, you hire a lot more money than that. So a lot of startups, etc., won't be able to have access to money in the coming week, and may not be able to make payroll even. The reason why this is a loser number is that for the longest period of time, अमरीकी सिलिकॉन वैली में एक लिबर्टेरियन स्ट्रीक पाया जाता है.
जो कहते हैं कि गवर्नमेंट इज बैड, रेगुलेशन इज बैड, टेक्नोलॉजी सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स, हुकूमत को ज़रूरत नहीं है हमारे कामों में टांग अड़ाने की। लेकिन अब जब ये बैंक डूब गई और बैंक के साथ इनका पैसा डूब गया, तो अब यही लिबर्टेरियंस जो हैं वो ट्विटर पे आके कह रहे हैं बेल आउट होना चाहिए, गवर्नमेंट को फंड बनाना चाहिए, गारंटी करने के लिए पैसा, ये सिस्टेमिक रिस्क है, स्टार्टअप्स डूब I जाएंगी, sense so much एटसेट्रा। contempt for the libertarians, एंड आई एम Uzair. लाइक यार, मतलब आप इतने सालों से कहते थे हुकूमत बुरी है, टैक्स जो है हर चीज का रेवोल्यूशन है, तो भाई हुकूमत अगर बुरी है और फ्री मार्केट में आप बिलीव करते हैं, तो अब जब आपका पैसा डूब गया तो आप हुकूमत के पास क्यों आ रहे हैं अपनी टोपी पकड़ के कि जी को मदद करो हमारी। So they're the losers for me. Obviously, it's going to be a big story this coming week in the US. It's having an impact across the global startup ecosystem, even in places like India, because a lot of the funding, again from Pakistan, even for Pakistani startups, comes out of Silicon Valley, right? Pakistani diaspora जो है वो काफी फंड कर रहा था, लेकिन अब अगर डाउन राउंड्स होंगे, उनकी अपनी स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका के अंदर जो कोर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो खतरे में अगर पड़ेंगी, तो उनके पास वो एक्सेस कैपिटल नहीं होगा जिसके एवज वो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में पैसा डालें, या उनके पास फंड्स हों जो इंडियन स्टार्टअप्स में जाएं, इंडोनेशिया में जाएं, नाइजीरिया में जाएं। तो दिस इज बेसिकली a big story to watch. And again, it's connected with an issue that is causing issues for Pakistan on the macro side as well, which is the Federal Reserve of America has made money more expensive. And when the Federal Reserve of America makes money more expensive, all hell breaks loose, whether you're sitting in Islamabad or Silicon Valley. And we're beginning to see the fallout of that expensive money working through the economies of the world. Ooh, grim news. I would say my winner of the week would be China. क्योंकि उन्होंने एक सिफारती जो है ना मार्का मार दिया है, and it has many benefits for them, just not just in terms of reputation साख के हवाले से, लेकिन इसके अलावा वसाइल के हवाले से. These are all energy rich countries, and I think it kind of demonstrates very clearly, no longer a unipolar world, it's a multi-block world, and that block is actually becoming, it's taking shape clear. I think Saudi Arabia is also a winner here, to some extent Iran as well. Saudi Arabia has also played it really cleverly. एक तरफ अमेरिका के जाहिर है वो भी साथ नहीं छोड़ते और कुछ हमें भी सीखने की जरूरत है, दूसरी तरफ चीन के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, तीसरी तरफ आप देखें जब वो सरमायाकारी करते हैं वो मजहब को नहीं देखते, वो कश्मीर के मामले को नहीं देखते, और मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे इस पर बुरा भला कहेंगे, लेकिन वो बहुत प्रैग्मेटिकली देखते हैं, और वो अपना जो एक विजन उन्होंने MBS ने भी क्रिएट किया फॉर सऊदी अरेबिया in terms of cultural liberties within the country, and including more women in employment as well, and then where they're investing their money and where they see they could get something back because they know that oil is finite. Yeah, and number again, the whole point, I agree with China as a winner, and I think the lesson learned on the Pakistani side should be के बदलती हुई दुनिया में मफादात भी बदलते हैं, और जो कल का दुश्मन था वो आज का दोस्त हो सकता है और कल फिर दुश्मन बन सकता है. एंड इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड स्पेशली फॉरेन पॉलिसी आपकी बड़ी निम्बल होनी चाहिए, आप देख के जो है वेरी क्विकली मनूवर करें. एंड अगेन इसका एग्जांपल इवन बिफोर दैट हमें नजर आता है. आपने सऊदी अरब का बात की. ईरान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट, has no qualms about working and being very close to India, and has been historically very close to India and has been part of that camp. तो again हम जो हैं पाकिस्तानी डिस्कोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी की जो लिंक्स होती हैं उनको मफादात से हट के एक ऐसे आइडियोलॉजिकल पैराए में रखने की कोशिश करते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में फ्रैंकली डज नॉट रियली वर्क. And the Saudi outreach to Iran is evidence of that. Their outreach to Israel is evidence of that. कि मफादात जहाँ लाइन होते हैं वहाँ दीन ईमान जो है वो नहीं चलता, वहाँ मफादात ही चलते हैं, और वो ज़रूरी है आपके मुल्क की ताकत के लिए. बिल्कुल. So I think we should end it here. मैं कहूँगी thank you so much for listening. और एक हमारे जो लिसनर उन्होंने जो दरख्वास्त की थी कि हम कराची यूनिवर्सिटी होली के दिन जो कुछ क्लैशेस हुई थी उस पर हम थोड़ी सी बात करें, वो भी हमने आपकी दरख्वास्त सुनी और हमने प्रोग्राम में पूरी करने की कोशिश की. I mean, we watch and read the news obsessively, so you don't have to. Thank you.